स्टोरी में आपका स्वागत है। चैप्टर 181 जलो विलियम्स विला। माइकल करीबन 10 मिनट बाद रिचर्ड के केबिन में आकर बोला, दादाजी और डैड विला के दूसरे एरिया में है। ये सुनते ही रिचर्ड खड़ा हुआ और उसके साथ आने के लिए बोला। विशाल भी माइकल और रिचर्ड के साथ के लिए निकल जाता है। ऑफिस से निकलने के बाद कुछ ही मिनटों में वह लोग थॉमस विला के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं। माइकल रिचर्ड विशाल जैसी अंदर जाने लगे, बॉडीगार्ड रुकते हुए बोला, बड़े साहब ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। माइकल बॉडीगार्ड की बात सुनकर अपनी आइप चढ़ाते हुए बोला, तो पता है तुम किसको अंदर जाने से मना कर रहे हो। बॉडीगार्ड अपनी नजर झुकाकर बोला, जी सर, मुझे पता है कि मैं किसी से रोक रहा हूँ। सर, बड़े साहब ने बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि मैं किसी को बिना उनके परमिशन के जिला के अंदर ना जाने दूं। बॉडीगार्ड की बात सुनते ही विशाल गुस्से में बोला, ऐसे कैसे तुम्हारे बॉस तुम्हें ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं और किसी को भी किडनैप करके अपने घर में रख सकते हैं। हमें अंदर जाने दो। बॉडीगार्ड अपनी बात पर कायम रहा। उसने माइकल और विशाल को अंदर नहीं जाने दिया था। अभी रिचर्ड ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और तुरंत ही बॉडीगार्ड ने एक्शन लिया और एंथनी जी के बॉडीगार्ड्स को कैप्चर कर लिया। बॉडीगार्ड्स कैप्चर होने के बाद रिचर्ड और बाकी दोनों अंदर जाकर विशाल मारिया को खोजने लगता है। जैसे ही विशाल मारिया के कमरे के सामने पहुंचा, बॉडीगार्ड उसे रोकते हुए बोले, सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। तभी रिचर्ड के बॉडीगार्ड एंथनी जी के बॉडीगार्ड के सर पर गन तान देते हैं। विशाल दरवाजा खोल के धक्का मार कर अंदर जाता है तो मारिया को बिस्तर पर लेटा देखकर प्रिया गुस्से में बॉडीगार्ड को देखकर बोला, तुम लोगों ने क्या किया मेरी मारिया के साथ। ये बोलते हुए विशाल मारिया को चेक करता है तो उसकी सांस में सांस आती है। उसे पता चलता है कि मर गया, सिर्फ अभी सोई हुई है। विशाल मारिया को गोद में उठाता है और कमरे से लेकर निकल जाता है। माइकल को समझ में नहीं आता है कि उसके दादाजी विशाल की गर्लफ्रेंड को क्यों किडनैप करके ले आए। विशाल को नीचे आता देखकर रिचर्ड विशाल को देखकर पूछा, क्या ये ठीक है। तभी विशाल ने बोला, बस से नींद का इंजेक्शन दिया गया है, इस वजह से यह अभी सो रही है। ये सुनकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। तीनों विलासी जाने रखते हैं। तभी दरवाजे के अंदर एंथनी जी और सिद्धार्थ जी आकर विशाल और माइकल को देखकर बोले, ये क्या कर रहे हो तुम, बिना मेरे इजाजत के लड़की को यहाँ से नहीं ले जा सकते। एंथनी जी की बात सुनकर माइकल बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपने इसे इस तरह क्यों ला कर रखा है और हमें इसे क्यों नहीं ले जा सकते हैं। एंथनी जी माइकल की बात को इग्नोर करके बोले, मैंने जितना बोला है उतना ही करो, चुपचाप से कमरे में ले जाकर लिटा दो। एंथनी जी के बात पर विशाल कुछ रिएक्ट करता इससे पहले रिचर्ड बहुत ही शांत भाव में बोला, दादाजी मैं नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर इस तरह किसी को बिना परमिशन के अपने घर में रखना अच्छी बात नहीं। आपका जो भी मसला है हम बैठकर शॉर्ट आउट कर लेंगे, अभी विशाल को मारिया को ले जाने दीजिए। ये सुनकर एंथनी की हल्की गुस्से में बोलो, तुम हमारे घर के मामले से दूर रहो, इस बात मर्जी जब बोलो। रिचर्ड बोला, अगर आप मेरे गेस्ट के किसी फैमिली मेंबर को इस तरह के नाप करके नहीं लाते तो बेशक मैं आपके घर के मामलों से दूर होता, पर मिस्टर विशाल खन्ना अभी भी मेरे मेहमान है और उसकी गर्लफ्रेंड को आपने किडनैप किया है, तो यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने मेहमान की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सिद्धार्थ रिचर्ड की बात सुनकर सिद्धार्थ जी बोले, तुम मारिया ले जा सकते हो। या सुनते ही सिद्धार्थ जी को देखकर एंथनी जी गुस्से में बोले, ये कहीं नहीं जाएगी, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता ये कहीं भी नहीं जाएगी। सिद्धार्थ जी अपने लेट के सामने आकर बोले, अगर यह हमारी नंदिनी की बेटी हुई तो क्या आप उसके अपने ख्वाब में जी छोड़ना चाहेंगे। अभी रिपोर्ट आने में 5 घंटे बाकी है, तब तक रिचर्ड मारिया को अपने घर पर रखेगा। माइकल तीनों की बात से गुस्सा होकर चिल्लाकर बोला, कर मुझसे भी बताएगा क्या होगा, और यह नंदिनी कौन है और किसका रिपोर्ट करवा रहे हो। माइकल को गुस्सा करता है देख सिद्धार्थ जी शांत बाहों में बोले, घर चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बिना किसी के सवाल जवाब के इंतजार की विशाल तुरंत ही मारिया को लेकर विला से निकल जाता है। विशाल को जाता देखकर सिद्धार्थ जी रिचर्ड को देखकर बोले, विशाल और मारिया को रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वह दोनों मुंबई छोड़कर तब तक नहीं जाने चाहिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। रिचर्ड बिना कोई जवाब दिए विशाल के पीछे चला जाता है। एंथनी जी गुस्से में लाठी पटक कर विला निकल जाती है। सिद्धार्थ और माइकल के पीछे जाते हैं। विला पहुंचते ही सिद्धार्थ जी को देखकर माइकल पूछा कि आप लोगों ने मारिया को क्यों किडनैप किया था और दादाजी रिचर्ड से इतना रफ बिहेव क्यों कर रहे थे। आर्य नंदिनी कौन है और दादाजी मारिया से किस चीज का रिपोर्ट करवा रहे हैं।
सिद्धार्थ जी माइकल के सवालों को सुनकर बोले, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पहले रिजल्ट आ जाने दो। माइकल एक ही बात सुनकर गुस्से में बोला, मैं जानना चाहता हूँ किस चीज का रिजल्ट आने का इंतजार करना। माइकल की बात सुनकर एंथनी जी गुस्से में बोले कि वह मेरी नातिन है कि नहीं, मेरी नंदिनी की बेटी है कि नहीं। ये बोलकर एंथनी जी बिना रुके अपने कमरे में चले जाते हैं। घर में हल्ला गुल्ला सुनकर काव्य और उसकी माँ अपने अपने कमरे से निकलती है। नंदनी का नाम सुनकर सुमित्रा बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि इस घर में पूरे 22 साल के बाद नंदिनी का नाम लिया गया है। सुमित्रा जी तुरंत ही नीचे आकर सिद्धार्थ जी को देखकर पूछी, क्या नंदिनी की बेटी मिल गई? सिद्धार्थ जी बोले, अभी पूरा यकीन तो नहीं है, पर डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेजा है, रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। इतने में ही कमरे से एंथनी जी ने गुस्से में निकलते हुए बोले, वह मेरी नंदिनी की ही बेट है, तुम मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, मुझे 100% यकीन है कि वह मेरी नंदिनी की बेटी है। ये बोलते हुए एंथनी जी हौंफने लगते हैं। तीनों की बातें सुनकर दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल करते हैं और दोनों नामें एक साथ सर हिलाते हैं। रिचर्ड मारिया और विशाल को लेकर विलियम्स विला आता है। बिचर ने रुबीना को पहले से ही कॉल करके गेस्ट रूम सेट करने के लिए बोल दिया था। विशाल मारिया को गेस्ट रूम में ले जाता है और बेड पर लिटाकर माथा चूमकर कमरे से बाहर आकर रिचर्ड से पूछा, मिस्टर विलियम्स ये सब क्या चल रहा है? रिचर्ड ने विशाल को देखकर सिर्फ आई डोंट नो बोला। यह जवाब पाकर विशाल गुस्से में बोला, आपको क्या मतलब है, क्या आपको कुछ नहीं पता? माइकल आपका फैमिली, उसके फैमिली से आपके बहुत अच्छे संबंध और आप कुछ पता ही नहीं। रिचर्ड ने बोला, मुझे पता है कि माइकल मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसके फैमिली के साथ मेरे बहुत ही अच्छे संबंध है, पर कुछ बात ही जो सिर्फ फैमिली मेंबर्स की जानते हैं और कोई नहीं है, उनमें से एक ही बात भी है। और सिद्धार्थ अंकल ने आपको 5 घंटे वेट करने के लिए बोला है। 5 घंटे बाद सभी को सब कुछ पता चल जाएगा और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, तब तक आप आराम कीजिए। ये बोलकर रिचर्ड जाने लगता है। तभी विशाल गुस्से में बोला, अगले हफ्ते में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, वह कॉन्फ्रेंस में मेरा और मारिया का होना बहुत जरूरी है। तभी रिचा बोला, जब तक यह मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक कोई भी कॉन्फ्रेंस या फिर मीट नहीं होगी। रिचर्ड की बात सुनकर विशाल का मुंह खुला रह जाता है। विशाल रिचर्ड को जाता देखकर बड़बड़ाते हुए बोला, यह अमीर लोग पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकते, ये बोलकर हमारे कमरे में चला गया। 5 घंटे बाद थॉमस विला। एंथनी जी बार बार अपनी घड़ी को और दरवाजे को देख रहे होते हैं। एंथनी जी गुस्से में सिद्धार्थ को देखकर बोले, वह डॉक्टर मर गया या फिर अपाहिज हो गया जो अभी तक आया नहीं। काव्या अपने दादाजी का ये रूप देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह हमेशा बहुत ही काम और कलेक्टिव रहे हैं। उनके सामने जल्दबाजी करने वालों की खैर नहीं, उन्हें हमेशा धीरे और शांति से काम करना पसंद है। शालिनी यह सब को बस बैठकर देखकर जा रही थी, क्योंकि उस अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। सिद्धार्थ जी एंथनी जी के पीठ को सहलाते हुए बोला, डॉक्टर आता ही होगा, आप शांत हो जाए। सिद्धार्थ जी की बात सुनकर एंथनी जी खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। इतने में ही डॉक्टर घर के अंदर कदम रखता है तो एंथनी जी तुरंत ही खड़े होकर डॉक्टर से पूछे कि रिजल्ट में क्या आया है। डॉक्टर सोफे पर बैठकर बोले, मैंने अभी तक रिजल्ट खोला नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर एंथनी जी गुस्से में बोले, तो किसका वेट कर रहे थे? तुम्हारे लिए क्या एक अच्छा मुहूर्त निकाल लूं? ये सुनकर डॉक्टर सॉरी बोलते हुए रिजल्ट निकालकर पढ़ने के बाद एंथनी जी को देखकर बोला था, और उस लड़की का ब्लड सैंपल 55% मैच हुआ है। इसका यह मतलब हुआ कि वह इतना बोलते ही एंथनी जी गुस्से में बोले, इतना बताओ कि वह मेरी नातिन है कि नहीं, कितना परसेंट मैच हुआ इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एंथनी जी को देखकर डॉक्टर बोला, जी वह आपकी ही नातिन है, आप दोनों का ब्लड सैंपल 55% मैच हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर एंथनी जी सबको देखकर खुशी में बोले, मैंने कहा था ना कि वह मेरी नातिन ही है। अब चलो विलियम्स मिला और मैं अपनी नातिन को लेकर आते हैं। बहुत सालों की मेहनत से के बाद वह मुझे मिल ही गई, अब मैं आपने से बिल्कुल भी दूर नहीं होने देगा। माइकल से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माइकल अब सुनते सुनते परेशान हो गया तो गुस्से में सिद्धार्थ जी को देखकर बोला, आपने बोला था जब डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी तब आप सब कुछ सच सच बताएंगे, तब मुझे बताइए ये नंदनी कौन है, और डॉक्टर विशाल की गर्लफ्रेंड आपकी नातिन किस हिसाब से हुई, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैंने आपको ना किसी नंदिनी नाम की लड़की का जिक्र करते नहीं सुना और इस घर में मम्मी के अलावा किसी और औरत से नहीं देखा।
माइकल की बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, क्योंकि तुम्हारी नंदिनी बुआ तुम्हारे जन्म से पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। सुमित्रा जी की बात सुनकर काव्य बोली, ऐसा क्या हो गया था और क्या वह लड़की नंदिनी बुआ की नाजायज औलाद थी? काव्या की बात सुनकर एंथनी जी गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नंदिनी के बारे में ऐसा बोलने की? तुम जानती क्या उसके बारे में? जो ये बोलकर एंथनी जी अपने कमरे में चले गए। एंथनी जी को जाता देखाकर सिद्धार्थ जी बोले, नंदिनी घर की जान हुआ करती थी। नंदिनी का चेहरा देखे बिना तुम्हारे दादाजी का नाम दिन की शुरुआत होती थी ना रात होती थी, पर उसकी एक गलती उसे हम सब से बहुत दूर लेकर चली गई। माइकल सिद्धार्थ जी की बात सुनकर बोला, आप साफ और सीधा सीधा बताइए कैसा क्या हुआ था जिससे अब नंदिनी जी हमारे साथ नहीं है और इतने सालों में उनका नाम कभी भी इस घर में क्यों नहीं लिया गया? माइकल के सवालों का कोई जवाब ना देकर सिद्धार्थ जी घर निकल जाते हैं। सुमित्रा जी माइकल को देखकर बोली, तुम्हें तुम्हारी डेट से इस तरह सवाल पूछने का कोई हक नहीं है और एक बात जान लो, इस घर में उनका नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि तुम्हारे दादाजी और डैड को नंदिनी के इस दुनिया से जाने का गहरा सपना लगा था। चैप्टर 182 पिटाई। सुमित्रा जी नंदिनी की कहानी बताने वाली होती है, तभी एंथन जी कमरे से निकलकर सुमित्रा को देखकर बोले, तो मैं भी देखे ही पर बैठी हूं, मैंने विलियम विला चलने के लिए बोला है। माइकल और कभी अपनी आंखें फाड़कर दादाजी को देख रहे थे क्योंकि उन्होंने ब्लैक कलर का सूट, टाई, घड़ी, हाथ में उनकी सबसे फेवरेट छड़ी, बाल बिल्कुल सेट करे हुए परफेक्ट जेंटलमैन लग रहे थे। माइकल ने काव्य के कान में बोला, दादाजी इतना तैयार होकर तो बोर्ड मीटिंग में भी नहीं जाते और आज देखो कितने बन सवर के खड़े हैं। माइकल मुंह बिचकर के बोला, अभी नई नई नातिन मिली है तो उसे लाने हैंडसम बन के तो जाएंगे। मैंने कितनी बार कहा था कि दादाजी बोर्ड मीटिंग में सब क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हारी दादाजी नियम फॉलो नहीं करते। मेरे कहने के मजाल है जो दादाजी एक बोर्ड मीटिंग में इस तरह के कपड़े पहन कर गए हो और आज देखो। एंथनी जी तिरछी नजर से काव्य और माइकल को देखकर बोले, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, नहीं तो शेयर में से 10% शेयर काट लूंगा। ये सुनकर माइक्रो बोला, ठीक है काट लेना, मेरे पास भी बहुत सारी कंपनी है जिसका बहुत सारे शेयर मेरे पास ही है। दादाजी भी कहाँ झुकने वाले थे। दादाजी ने जवाब में बोला, ठीक है रिचर्ड को बोलकर सारे कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ, फिर तुम आना मेरे पास घुटनों के दो। दादाजी का जवाब सुनकर माइक्रोन बड़बड़ाते हुए कमरे की तरफ चला जाता है। शालिनी दादाजी की तरफ इशारा करके बोले, दादाजी आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ये सुनकर दादाजी स्माइल करते हुए, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए जी दादाजी बोलकर शालिनी भी कमरे में चली जाती है। काव्या को देखकर बोले, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा, अगर जवाब नहीं बोली कोई जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, यह बोलकर चली जाती है। सुमित्रा जी स्माइल करते हुए दादाजी की पीठ सहलाकर बिठाते हुए बोले, इतने साल का आपका सपना आखिरकार पूरा हो गया, आपको आपकी नंदिनी का अंश मिल ही गया। सुमित्रा जी की बात सुनते ही एंथनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी जो अपने आंसू पूछते हुए बोले, अगर मैं मेरी नंदिनी से गुस्सा नहीं होता तो तुसी अकेली यह सब सहना नहीं पड़ता, ना ही वह हमें छोड़कर जाती और ना ही उसकी बच्ची इतने साल अनाथ रहती। ये बोलते हुए एंथनी जी रो पड़ते हैं। सुमित्रा जी एंथनी जी के पीठ को सहला करने शांत करती है। इतने में ही माइकल और शालिनी आ जाते हैं। माइकल आकर बोला, हम रेडी हो गए चलो। इतने में काव्या भी रेडी होकर आ जाती है। सबको देखकर एंथनी जी एक्साइटेड होकर खड़े होने लगते हैं, तभी लड़खड़ा जाते हैं। माइकल घबराकर उन्हें तुरंत ही पकड़ते हुए बोला, इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं, ऐसा ना हो कि एक्साइटेड के चक्कर में और प्रलोक से धार जाओ। मेरी शादी में डांस भी करना है और मेरे बच्चे के साथ बहुत सारा मस्ती भी करना है, इसलिए अपने एक्साइटमेंट को जरा काबू में रखो। माइकल की बात सुनकर एंथनी जी बाल पकड़कर पीठ पर लाठी मारते हुए बोले, जब से शादी हुई तब से जुबान कैंची की तरह चलने लगी है, पहले तो अगर एक सवाल पूछो तो तुम्हारी जुबान मर जाती थी। माइकल अपना बाल छुड़वाते हुए बोला, दादाजी छोड़ दो, मैं बुरा होने से पहले ही से टकला हो जाऊंगा। माइकल एक हाथ से लकड़ी और दूसरे हाथ से दादाजी का हाथ छुड़ाते हुए बोला, मैं इस घर का इकलौता चिराग हूँ, आप मुझे इस तरह मार नहीं सकते हो। ये सुनकर एंथनी जी ने माइकल के पैर पर जोर से अपना पैर रखकर रगड़ दिया, जिससे माइकल की चीख निकल गई। माइकल रहम की भीख मांगते हुए बोला, दादू प्लीज छोड़ दो, अब इसमें नहीं बोलूंगा।
अभी एंथनी जी माइकल को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं थे। तभी एंथनी माइकल एंथनी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, ठीक है, आप मुझे मत छोड़ो। वैसे भी अभी रिचर्ड का कॉल आया था कि डॉक्टर विशाल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। सुमित्रा जी, काव्या और शालिनी तीनों माइकल को मार खाता देखकर हंस रही थी। माइकल की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। माइकल की बात सुनकर एंथनी जी उसे छोड़कर अपने बॉडीगार्ड वाला को कॉल लगाते हुए बोले एयरपोर्ट, बस स्टेशन और जितने भी ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन हैं वहां अपने बॉडीगार्ड्स तैनात कर दो और एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी रखो। एंथनी जी माइकल को देखकर बोले, अगर मेरी नातिन ये शहर छोड़कर गई तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं है। माइकल एंथनी जी को जवाब में बोला, तो क्या मैंने बोला कि मेरे बाल को पकड़कर खड़े रहो? शांति से जा रहे थे, इतने जोर से मेरे लड़के मारा कि मेरी सारी उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी सारी गलती है, और लड़ो मुझसे। या बोलकर माइकल तुरंत ही निकल जाता है। माइकल के पीछे एंथनी जी और बाकी सब भी विलियम्स विला के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ विलियम्स विला मारिया को नींद के इंजेक्शन का इंडिगो देने के बाद विशाल उसके होश में आने का वेट कर रहा होता है। तभी मारिया धीरे धीरे से अपनी आंखें खुलती है और अपने आप को अलग कमरे में पाकर थोड़ा डर जाती है और उठकर बैठ जाती है। मारिया जैसे ही उठकर बैठी तो सामने विशाल को देखकर वो कसकर गले लगा लेती है और सिसक सिसक के रोने लगती है। विशाल मारिया आपके बालों को से लाकर उसी शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर होने के बाद मारिया धीरे धीरे शांत होती है। विशाल मारिया के गालों को अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखकर पूछा, अभी कैसा महसूस कर रही हो? मारिया कुछ ना बोलकर बस विशाल को देखने लगती है। विशाल मारिया को देखकर स्माइल करते हुए उसके आंखों के आंसू पहुंचकर गले लगाते हुए बोला, लगता है इतनी सी जुदाई तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई जो मुझे इतनी इंटेंसली देख रही हो। विशाल बात सुनकर मारिया सिसकते हुए बोली, जो वो लोग मुझे तुमसे दूर ले जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें जिंदगी में अब कभी नहीं देख पाऊंगी। मारिया की बात सुनकर विशाल बाल सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, अब सब कुछ ठीक हो गया है, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विशाल कुमारिया को खुद से अलग करके उसके माथे को चूमकर उसके माथे पर माथे लगा देता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। दोनों के होठों के बीच में कुछ ही इंच का फासला था। मारिया बिना कोई झिझक के विशाल के होठों को चूम लेती है। मारिया की हरकत देखकर विशाल की आंखें बड़ी हो जाती है। मारियो विशाल की आंखों को बंद करके उसके होठों को चूसने लगती है। मारिया पूरी कोशिश करती है परफेक्ट किस करने की, पर बेचारी नाकाम होती है। मारिया जैसे ही विशाल के होठों को छोड़ने लगती है तभी विशाल उसके गर्दन को पकड़कर बहुत ही शिद्दत से किस करने लगता है। चैप्टर 183, तुम्हारे साथ रहूंगा। विलियम्स विला, खुशी का कमरा। खुशी नाखून चबाते हुए कमरे में इधर से उधर परेड लगा रही होती है जब से खुशी ने विशाल और मारिया को किस करते देखा है। कावेरी जी के कहने पर खुशी देखने जाती है कि मारिया जागी कि नहीं, पर यह देखने के बदले वो कुछ और ही देख ली थी। उसके जेहन में सिर्फ और सिर्फ रघु ही घूम रहा है। वह भी रघु को इसी तरह किस करना चाहती हैं। ये सोचते ही खुशी अपने बालों को नोचकर बच्चों की तरह पैर पटकते हुए बोली, सारी गलती रुबीना के, उसे किसने बोला था मेरे साथ रघु को अमेरिका भेजने के लिए, और नव मेरे साथ अमेरिका जाता है और ना ही मेरा इतना ख्याल रखता। नहीं, मेरे दिमाग में उसके लिए कोई भी जज्बा पैदा होते, वो साइलेंट भूत मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा करके बैठ गया। खुशी यह सोच रही थी, इतने में रघु दरवाजे पर खटखटाते हुए अंदर आने की इजाजत मांगता है। रघु को देखकर खुशी के गाल लाल हो जाते हैं। रघु को देखते ही खुशी पलटकर अपने गालों पर थपथपाते हुए अपने आप को कंट्रोल करते हुए अंदर आने के लिए बोली। रघु अंदर आकर बोला कि आज उसकी रूटीन चेकअप, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया है। ये सुनकर खुशी चौंकते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता आज मेरी रूटीन चेकअप है? रघु खुशी को जवाब देते होंगे बोला, डॉक्टर का कॉल आया था कि आप अभी तक चेकअप के लिए गए नहीं और हॉस्पिटल से आपके फोन पर मैसेज भी आया है। क्या आज आपका रूटीन चेकअप पर आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया बताने के लिए, क्या आप आ सकते हैं? रघु की पूरी बात सुनकर सी बोली, 5 मिनट रुको, मैं बस चेंज करके आती हूँ। बिना कुछ बोले रघु दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। इस तरह जाता देखकर खुशी बड़बड़ाते हुए बोली, साइलेंट भूत कहीं का, जब देखो तब भूत की तरह सामने टपक जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। ये बोलते हुए खुशी चेंज करने के लिए चली जाती है। खुशी कुछ ही देर में चेंज करके बाहर आती है। अपना फर्ज देखकर लोगों के सामने बोली, चलो
रघु खुशी को देखकर बस देखता ही रहेगा क्योंकि कुछ नहीं ब्लैक कलर का बैकलेस वन पीस पहन हुआ है जिससे उसकी गोरी मलाई जैसी स्किन साफ नजर आ रही है। हाय पोनी करके दो बैंगल्स साइड में निकाले उसके छोटे से फेस पर बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। रघु खुशी को देखकर अपना थूक निकलते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि खुशी को देखने के बाद रघु की तन मन में एक अलग सी ही आग जलने लगती है। खुशी ब्लॉक करके वन पीस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसका एस शेप बॉडी उभरकर दिख रहा था। रघु खुद को शांत करते हुए खुशी को देखकर बोला, मैम हम सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं। रघु की बात सुनकर खुशी अपनी ड्रेस पर एक निगाह डालते हो बोली, मुझे पता है मैं रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं, पर क्या है ना मैं बहुत दिनों बाद डॉक्टर अर्जुन से मिलूंगी तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार हुई हूँ। ये बोलकर खुशी रघु के सामने देखते हुए पूछी, मैं कैसी लग रही हूँ। रघु खुशी को बिना कोई जवाब दिए ही निकल जाता है। खुशी रघु के पीछे चल देती है। अर्जुन का नाम सुनते ही रघु का मूड खराब हो जाता है। दोनों विलियम जिला से निकलते हैं। खुशी आर के फ्रंट सीट पर जाकर बैठ जाती है। रघु ड्राइविंग सीट पर बैठकर चुप चुप गाड़ी स्टार्ट करता है और 120 की स्पीड पर गाड़ी भगा देते हैं। रघु और खुशी जैसे ही विलियम विला से निकलते हैं इतने में ही एंथनी जी की कार विलियम्स विला में एंटर करती है। एंथनी जी और बाकी सब लोग घर के अंदर जाते हैं तो कावेरी जी और सुमित जी उनका स्वागत करते हैं। रिचर्ड ने पहले ही सबको सब कुछ बता दिया था। मारिया और विशाल एक दूसरे में इस कदर खोए हुए होते हैं कि उन्हें किसी और के आने का पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही सदस्य किस कर रहे होते हैं। इतने मेरी विशाल के पीठ पर जोर से दर्द महसूस हुआ तो उसके मुंह से चीख निकल गई। विशाल मारिया के होंठ को छोड़कर पलट कर देखा तो पीछे एंथनी जी अपनी छड़ी लेकर खड़े हैं। मारिया ने बाकी सब लोगों को देखा तो उसकी गाल लाल हो गया। शर्म के मारे उसने अपने गर्दन झुका ली। विशाल खड़ा होकर एंथनी जी को देखते हुए बोला, आपने मुझे क्यों मारा। एंथनी जी अपनी लाठी से विशाल को फिर से मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के साथ ऐसी गंदी हरकत करने की। एंथनी जी की बात सुनकर विशाल चिढ़ते हुए बोला, देखिए पहले तो आपने बिना किसी के करने के लिए मेरी मंगेतर को किडनैप किया, उसके बाद उसको नींद का इंजेक्शन दिया और हमारे प्राइवेट मोमेंट को बर्बाद करने की कोशिश क्यों करे रहे हो। एंथनी जी विशाल के मुंह से मंगेतर सुनकर बोले, क्या मैंने परमिशन दी अपनी नातिन से तुम्हारी शादी कराने की। एंथनी जी के मुंह से नातिन सुनकर मारिया शॉक्ड हो जाती है। ये बोलकर एंथनी जी विशाल को साइड में धकेल दे हुए मारिया के आज आकर गले लगाते हुए बोले, इतने सालों से तुम्हें ढूंढने के बाद जब मैंने अपने आस छोड़ दी तब तुम मेरे सामने खुद ब खुद आ गई। अब मैं वादा करता हूं कि तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मारिया बेवकूफ की तरह खड़ी रहकर एंथनी जी की बात सुन रही होती है। विशाल आंख बड़ी करके एंथनी जी को देखते हुए बोला, आपका कहने का क्या मतलब है। माइकल विशाल को देखकर बोला, मेरे दादाजी का कहने का मतलब है कि यह मेरी बुआ की बेटी और मेरी फुफेरी बहन है। ये सुनते ही विशाल गुस्से में बोला, तो फिर इतने साल से तुम लोग एक भी बार उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। जब इसने अपने दिल में अपनी फैमिली के मिलने की आस खत्म कर दी तब जाकर लोग फैमिली बनकर सामने आया हो। ये बोलकर विशाल एंथनी जिसे मारिया अलग करके बोला, हमारे लिए कोई फैमिली नहीं है, हम एक दूसरे के लिए काफी है। विशाल की बात सुनकर एंथनी जी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं पर इमोशनल होने के वजह से उनसे बोला नहीं जाता है। तभी रिचर्ड विशाल को देखकर बोला, मुझे पता है यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर एक बार दादाजी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद तुम और मारिया जो फैसला लोगे वो हमें मंजूर होगा। विशाल को रिसेट की बात सही लगी तो वह मारिया की तरफ देखा पर मारिया बिल्कुल सेंसलेस होकर बस खड़ी थी। विशाल मारिया के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो मारिया अपने सेंस में वापस आती है। मारिया विशाल को देखी तो विशाल उसकी कंधे को सहलाते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सारे लोग मेन हॉल में आकर सोफों पर बैठाकर मारिया को एंथनी जी अपने पास बिठाकर उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोले, हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर हमारी कोशिश हर बार नाकाम रही, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते थे। विशाल बोला, आपको क्यों कुछ नहीं पता था मारिया के बारे में। विशाल की बात सुनकर कावेरी जी बहुत ही शांति भाव मिलेगी क्योंकि नंदिनी ने हमें कभी नहीं बताया कि उसने अपनी बच्ची को कहाँ छोड़ा। हमने उससे बहुत पूछा पर नंदिनी ने कभी हमें कुछ बताया ही नहीं। सुमित्रा जी ने आगे बोला,
नंदिनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त और थॉमस फैमिली की सबसे लाडली बेटी थी। जितनी चुलबुली उतनी ही कॉन्फिडेंट और होशियार थी, पर नंदिनी किसी बुरी आदत थी कि अगर उसे कुछ पसंद आ जाए तो उसे वह चाहिए ही चाहिए, चाहे वो चीज़ गलत ही क्यों ना हो। नंदिनी को झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करती थी। नंदिनी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे कि वह बहुत बड़े खानदान की बेटी, वरना जिस तरह से वह रहती थी, किसी को कभी पता नहीं चला कि नंदिनी कौन थी। नंदिनी ने कॉलेज फिनिश करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपने बलबूते पर जॉब हासिल की। बहुत ही मेहनत से वह कंपनी में वह काम करती थी। समय बीतता गया और नंदिनी को ऑफिस के ही एक लड़के से प्यार हो गया। जब उसने अपने डैड को भाई को बताया तो उन्होंने उस लड़के के बारे में पता करा। इन दोनों ने नंदिनी को कुछ भी नहीं बताया और उस लड़के से शादी से इनकार कर दिया। पर जब नंदिनी बात नहीं मानी तो सिद्धार्थ जी और डैड उस लड़के की सच्चाई बता दी। सिद्धार्थ जी की बात सुनकर नंदिनी ने उस कहा था कि उस लड़के ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया। वो लड़का बहुत अच्छा है और वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी। नंदिनी अपनी जीत में आकर सिद्धार्थ जी और डैड की बात नहीं मानी और उसने उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। नंदिनी की इस हरकत से सिद्धार्थ जी और डैड को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने नंदिनी से अपना रिश्ता तोड़ दिया। सिद्धार्थ जी ने हमेशा नंदिनी के पीछे अपने अपने भरोसेमंद बॉडीगार्ड को रखा, जिससे उसे पता चल सके कि नंदिनी कुछ है या नहीं। पर जब नंदिनी को पता चली तो नंदिनी ने बहुत ही चालाकी से उस लड़के के साथ ये देश छोड़ दिया। नंदिनी के देश छोड़ते ही उसके साथ के सारे कांटेक्ट टूट गए। फिर एक दिन हमें कोलकाता के हॉस्पिटल से कॉल आया। उन्हें पता चला कि नंदिनी बहुत दिनों से एडमिट थी। हम सब तुरंत ही वहां पहुंचे तो नंदिनी की हालत देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। नाजुक सी नंदिनी मशीनों से घिरी हुई बेहोश थी। जब हमने डॉक्टर से बात की तो पता चला कि बहुत ही महीनों से कंटिन्यू टॉर्चर किया गया। हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक, बस कोई मेडिकल ही उन्हें बचा सकता था। हमने नंदिनी को कोलकाता से मुंबई से करवा लिया। उसके बाद वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाया, बहुत सारी रिपोर्ट्स करवाया है। तो हमें पता चला कि डिलीवरी के तुरंत बाद ही नंदिनी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया था। फिर डॉक्टर ने नंदिनी का इलाज करना स्टार्ट किया, पर कंटिन्यू कुछ महीने इलाज करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि नंदिनी खुद ही नहीं ठीक होना चाहती थी। सिद्धार्थ जी और डैड के बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू रखा। कंटिन्यू 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद नंदिनी होश में आई। नंदिनी के होश में आने की वजह से हम बहुत खुश हो गए। बिल्कुल शांत हो गई थी, हमसे ना बात करती थी और ना ही हमें देखना चाहती थी। सिद्धार्थ जी नंदिनी से बहुत बार पूछे कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया वो कहाँ और किसके पास रख छोड़ा। नंदिनी कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसी बीच नंदिनी का इलाज चालू रहा। कुछ ही महीनों बाद हम नंदिनी को घर भी लेकर आए। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था कुछ महीनों बाद में और नंदिनी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अरे ऐसा नहीं हुआ। हॉस्पिटल से घर आने के 6 महीना बाद एक सुबह जब मैं नंदिनी को उसके कमरे में नाश्ते के लिए बुलाने गई, या बोलते हुए सुमित्रा जी की आवाज रुंधा गया और आंखों से आंसू गिरने लगे। सुमित्रा जी अपने आंसू पूछते हुए आगे बोली, नंदिनी पलंग पर बेजान पड़ जाए। उसके हाथों की नस कटी हुई थी और उसके हाथ पर लगे खून सूख चुके थे। नंदिनी ने अपने हाथ की नस काट कर खुदकुशी कर ली थी। उस दिन के बाद सिद्धार्थ जी और डैड बहुत ही ज्यादा शांत हो गई। नंदिनी की सारी यादें कमरे में कैद हो गई। फिर भी डैड और सिद्धार्थ जी ने नंदिनी के बच्चे को ढूंढने की कोशिश जारी रखी, पर कोई भी क्लू ना होने की वजह से हम उसके बच्चे को ढूंढ नहीं पाए। अंजनी जी बोले, जब मैंने तुम्हें कल पार्टी में देखा तो पता नहीं क्यों कितने सालों बाद बहुत शिद्दत से नंदिनी याद आई। ऐसा लगा कि नंदिनी मेरे पास है। जब मैंने मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड वाला को तुम पर नजर रखने के लिए बोला तो उसने बताया कि तुम सुबह की फ्लाइट से वापस कोलकाता जा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। मेरी बातों पर किसी को यकीन नहीं हुआ। जब रिपोर्ट आया था अब सबको मेरी बात पर यकीन आया कि तुम ही नंदिनी की बेटी हो। मारिया के सामने हाथ जोड़कर एंथनी बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ढूंढने में इतना वक्त लगा दिया और तुम्हें इतने साल बहुत कुछ सहना पड़ा। चैप्टर 184 खत और मुबारक हो। मारिया के सामने हाथ जोड़कर एंथनी बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ढूंढने में इतना वक्त लगा दिया और तुम्हें इतने साल बहुत कुछ सहना पड़ा। मारिया एंथनी जी के बात का जवाब दिए बिना ही वहां से उठकर चली जाती है। विशाल भी उसके पीछे चला जाता है। एंथनी जी भी उसके पीछे जाना चाहते हैं, पर सुमित जी रोते हुए बोली, अभी तुरंत ही उसे सब कुछ का पता चला है, बेचारी को थोड़ा टाइम ही देना चाहिए।
तभी वो सबको एक्सेप्ट कर पाएगी। ये सुनकर एंथनी जी वहीं पर बैठकर मारिया का वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। मारिया खिड़की के पास चुपचाप खड़ी होकर एंथनी जी की बातें याद कर रही होती है। याद करते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मारिया अपने कमर पर विशाल के हाथों को महसूस करके सिसकने लगती है। विशाल मारिया को अपनी तरफ करके गले लगाकर उसका पीठ सहलाने लगता है। विशाल पीठ सहलाते हुए बोला, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई? ये सुनते ही मारिया जोर से रो पड़ती है। मारिया का रोना सुनकर विशाल बोला, तुम भी गजब करती, तो खुशी के मौका पर फुट फुट कर रो रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतने सालों के बाद आखिरकार तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें ढूंढ लिया। विशाल की बात सुनकर मारिया हिचकी लेते हुए बोली, अब मैं अनाथ नहीं रही, मेरी भी फैमिली है। ये बोलते बोलते मारिया सिसकने लगी। विशाल मारिया के आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ, अब तुम अनाथ नहीं रही, अब तुम्हारे पास एक भरा पूरा परिवार है। ये सुनकर मारिया हाँ में सर हिलाते हुए विशाल को कस के गले लगा लेती है। बाहर हॉल में सब मारिया और विशाल को बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। एंथनी जी जैसे ही उसके कमरे में जाने के लिए खड़े हुए तो देखा कि मारिया विशाल एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आ रहे होते हैं। एंथनी जी मारिया को आता देखकर उसके पास जाकर बोले, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलने के लिए तैयार हो? एंथनी जी की बात सुनकर मारिया विशाल का हाथ कस के पकड़ते हुए बस हाँ में सर हिलाती है, जिसे देखकर एंथनी जी खुशी के मारे मारिया को कस के गले लगा लेते हैं। सबको देखकर विशाल बोला, पर मेरी एक शर्त है। विशाल की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। विशाल बोला, आप सभी को मुझे अपना घर का दामाद कबूल करना ही होगा और हम आज के आज मैरिज रजिस्टर जाके कोर्ट मैरिज करेंगे। विशाल की बात सुनकर एंथनी जी गुस्से में बोली, क्यों? विशाल झूठी स्माइल देते हुए बोला कि उनकी अब आपको आपकी नातिन मिल गई है और अब आप उसके शादी के लिए अच्छे से अच्छा लड़का और फैमिली तलाश करेंगे। विशाल आगे बोला, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं मारिया को पिछले 16 साल से पसंद करता हूं और मैं उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद अगर आपने मुझे अपने दामाद से इनकार किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक है। अगर आपको मेरी यह शर्त मंजूर है तभी मारिया को मैं आपके साथ जाने दूंगा, नहीं तो मैं अभी के अभी मारिया के साथ कोलकाता के लिए निकल रहा हूं। विशाल की बात सुनकर एंथनी जी गुस्से में बोले, तुम मुझसे मेरी नातिन छीनने की कोशिश कर रहे हो? जिसके जवाब में विशाल बोला, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे मारिया छीनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये बोल रहा हूं अगर आपने मारिया से मेरी शादी नहीं की तो मैं उसे आपके पास नहीं जाने दूंगा। तो जल्दी से सोचकर बताइए, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द फ्लाइट की बुकिंग भी करवानी पड़ेगी। विशाल की बातें सुनकर एंथनी जी उसे गुस्से में देखते हुए बोले, ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, तुम हमारे साथ हमारे घर जमाई बनकर रहना होगा। विशाल बिना वक्त गवाए बोला, मुझे मंजूर है। दोनों को सहमत होता देखकर सब राहत की सांस लेते हैं। एंथनी जी और बाकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एंथनी और बाकी सब मैरिज ब्यूरो पहुंचने से पहले मारिया और विशाल के लिए खूबसूरत सी अंगूठी खरीदते हैं। कोर्ट मैरिज करके ऑफिस से निकलते हैं तो विशाल देखता है कि एंथनी जी सबको मिठाई का एक एक डब्बा बांट रहे हैं। स्वीट्स बांटने के बाद बोलो थॉमस विला के लिए निकल जाते हैं। ये सारा खुशी का मंजर सिद्धार्थ मिस कर देते हैं क्योंकि वो सबके साथ नहीं आए थे। मारिया और विशाल का थॉमस विला में बहुत अच्छे से स्वागत होता है। सुमित्रा जी मारियो को उसका कमरा दिखाती है। कमरा व्हाइट और ग्रे कलर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ होता है। कमरा देखकर मारिया को बहुत पसंद होता है। माए को कमरा दिखाने के बाद सुमित्रा जी अपने कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि काव्य और माइकल उसके कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। सुमित्रा जी को आता देखकर माइकल और काव्या उसके पास गए और एक साथ बोले, मॉम मुझे आपसे एक बात पूछनी है। सुमित्रा जी दोनों को देखकर बोली, ठीक है चलो कमरे में बात करते हैं। सुमित्रा जी की बात सुनकर दोनों उनके पीछे कमरे में चले जाते हैं। सुमित्रा जी पलंग पर बैठे हुए दोनों को देखकर बोली, बोलो तुम दोनों को क्या पूछना है? दोनों एक साथ बोले, तो वह आदमी का क्या हुआ जिसने बुआ के साथ इतना बुरा किया? क्या डैड ने उन्हें छोड़ दिया? ये बोलकर काव्य और माइकल ही दूसरे को देखते हैं। दोनों की बात सुनकर रहे हैं। सुमित्रा जी पलंग पर से खड़ी होती है और अपने पर्सनल लॉकर से एक खत निकालकर काव्या की तरफ बढ़ाती है। सुमित्रा जी के हाथ से खत लेकर काव्या खात को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। काव्या का रिएक्शन देखकर सुमित्रा जी काव्या को बोली, यह खत जरा जोर से पढ़ो।
ये सुनकर जी मॉम बोलकर काव्या खत पढ़ने लगी। डियर सिद्धार्थ और डैड, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम दोनों की बात को नहीं माना और उस धोखेबाज इंसान की बातों पर यकीन किया। अपने खून के रिश्ते पर भरोसा ना करके मैंने एक अनजान इंसान पर भरोसा किया। आप दोनों बिल्कुल सही थे, वो इंसान मुझसे कभी प्यार नहीं कर सका। वह हमेशा से अपनी पहली पत्नी से ही प्यार करता था। मैं उसके लिए सिर्फ एक सरोगेट मदर के लिए बेस्ट कैंडिडेट थी। उसने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उस घटिया इंसान के लिए मैंने अपने बाप और भाई को, जो मेरी दुनिया हुआ करती थी, उससे दूर हो गई। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं पलटकर कभी आपके पास आऊंगी या फिर इस जिंदगी में दोबारा आपसे मिल पाऊंगी। शायद किस्मत ने मुझे आपसे मिलने का मौका इसलिए दिया कि मैं आपसे माफी मांग सकूं और मैं ये कह सकूं कि मैं आप दोनों से अभी भी बहुत प्यार करती हूं। पर मेरी गलती मुझे सुकून ही नहीं लेने दे रही। मुझे मेरे इस शरीर से बहुत घिन आ रही। मैं आपके साथ आगे की जिंदगी गुजारना चाहती हूं, पर मेरी आत्मा मुझे सुकून ही नहीं लेने दे रही। इसलिए मैं खुद को इस शरीर से आजाद करना चाहती हूं। मैं आप दोनों से माफी मांगते जो मैंने करा। लेटर पढ़ते हुए काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काव्या अपने आंसू साफ करके लेटर सुमित्रा जी के हाथ में देते हुए बोली, माँ, आपने मारिया आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई, मैं सही बोल रही हूँ। सुमित्रा जी काव्य की बात को सुनकर बोली, हाँ, मैंने मारिया को पूरी सच्चाई नहीं बताई। मैं उसे क्या बताती कि उसकी माँ को उसके बाप ने इसलिए चुनाव की उसकी पहली बीवी कभी माँ नहीं बन सकती थी। उसने उसकी माँ का इस्तेमाल किया। अपने खानदान को बारिश देने के लिए उसने नंदिनी को इस्तेमाल किया। जब नंदिनी को ये बात पता चली तो उसने उस आदमी का प्लेन नाकामयाब हो इसलिए एक दिन की जन्म हुई बच्ची को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ आए। सुमित्रा जी की बात सुनकर काव्या और माइकल बिल्कुल चुप हो जाते हैं। सुमित्रा जी आगे बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इतने कमजोर इंसान हैं कि वो उस आदमी का कुछ नहीं कर पाए होंगे? तुम्हारे डे गने बंदूक इसलिए उठाना छोड़ दिया था कि नंदनी को बैलेंस पसंद नहीं था, पर जिस वक्त होने उसका ठंडा शरीर देखा उसके अंदर का वह इंसान जाग गया जिससे वो बहुत पहले ही दफन कर चुके थे। तुम्हारी डेट नहीं, उस इंसान के पूरे खानदान को एक पल में खत्म करके अपने सामने राख कर दिया। उस इंसान का नाम लेने वाला इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचा है। ये बोलकर सुमित्रा जी दोनों को देखकर बोली, मिल गया तुम दोनों को तुम्हारे सवाल का जवाब। ये सुनकर दोनों एक साथ हाँ बोलते हैं। ठीक है, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। सुमित्रा जी की बात सुनकर दोनों बिना सवाल किए अपने कमरे में चले जाते हैं। सुमित्रा जी भी अपने कमरे से निकलकर घर के पीछे बने गार्डन में जाकर सिद्धार्थ जी के बगल में खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ जी एक बड़ी से पेड़ के सामने चुपचाप खड़े होते हैं। सुमित्रा जी भी उसके पास खड़ी होकर उसके बड़े से हथेली में अपनी नाजुक से हथेली को छोड़कर उसके कंधे पर सर रखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। दोनों इसी तरह थोड़ी देर खड़े रहते हैं। तभी सिद्धार्थ जी बोले, क्या नंदनी को सुकून मिल रहा होगा? ये सुनकर सुमित्रा जी बोली, मुझे यकीन है कि नंदनी अब खुश होगी। इसी तरह दोनों बहुत देर तक वहां पर खड़ी रहते हैं। सबकी जिंदगी सही ट्रैक पर चलने लगती है। धीरे धीरे विशाल और मारिया थॉमस विला में एडजस्ट होने लगते हैं। मारिया कॉन की कंपनी बहुत ही पसंद आने लगती है। विशाल और एंथनी जी में अब बहस थोड़ी कम होने लगी है। एंथनी जी को अपने चेस के लिए एक नया पार्टनर मिल गया है, जिससे वह विशाल के साथ थोड़ी से खुश है। और बाकी कैरेक्टर्स अपनी अपनी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट काम जल्द से जल्द कर रहे होते हैं, जिससे वो पहली बार डैड बनने का एक्सपीरियंस एंजॉय कर सके। और कोई अपनी शादी की तैयारी बहुत ही जोरों शोर से कर रहे होते हैं। सब जिंदगी में सुकून और खुशियों का माहौल होता है। 3 महीने बाद रात का टाइम, थॉमस विला माइकल बहुत ही सुकून की नींद सो रहा होता है। अचानक उसके फेस पर जोरदार तमाचा पड़ता है, जिससे वो हड़बड़ा के उठकर बैठ जाता है। माइकल जैसे ही लाइट ऑन करता है तो देखता है कि शालिनी पसीने में लथपथ है, जिसे देखकर डरते हुए शालिनी से पूछता है, तुम्हें क्या हो रहा है? शालिनी गुस्से में देखकर बोली, मुझे दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। जिसे सुनकर माइकल शालिनी को अपनी गोद में उठाकर तुरंत ही कमरे से चिल्लाते हुए निकलता है, मॉम, डैड, काव्य, मारिया, जल्दी हॉस्पिटल चलो। माइकल को चिल्लाता सुनकर सब जल्दी से कमरे से निकलते हैं। सुमित्रा जी माइकल को इस तरह देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम शालिनी को इस तरह गोद में क्यों उठाए हुए हो? माइकल बोला, मोम, शालिनी को बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये सुनते ही सुमित्रा जी माइकल के कंधे पर जोर से मारते हुए बोले, तो खड़े क्यों, जल्दी चलो। माइकल तुरंत ही शालिनी को बेडशीट पर बिठा आता है। सुमित्रा जी
शालिनी का हाथ पकड़कर उसे मत रखने के लिए बोलती है। माइकल बहुत ही तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुंचता है। शालिनी को दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो शालिनी दर्द के मारे चीखने लगती है, जिसे सुनकर माइकल डर जाता है। माइकल शालिनी को देखकर पूछा, तुम कहाँ दर्द हो रहा है, जिससे शालिनी माइकल के बाल को पकड़कर बोले, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हो रहा है। शालिनी को तुरंत ही लेबर रूम में लेकर गए। लेबर रूम से शालिनी के चिल्लाने की आवाज लगातार आ रही थी, जिससे माइकल परेशान होकर कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर काट रहा होता है। करीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद शालिनी की चिल्लाने की आवाज बंद होती है और बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिससे वहां पर का सारा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। माइकल को समझ में ही नहीं आया कि वो किस तरह रिएक्ट करे। तभी कॉरिडोर में बहुत सारे जूतों की आने की आवाज सुनाई देती है। सुमित्रा जी पीछे मुड़कर देखती है तो काव्या, मारिया, विशाल, सिद्धार्थ जी और एंथनी जी आ रहे होते हैं। दोनों को इतना शांत देखकर एंथनी जी सुमित्रा से पूछे, क्या हुआ। सुमित्रा जी कुछ बोलती इससे पहले नर्स लेबर रूम से निकलकर उनके पास आकर बोली, मुबारक हो बेटी हुई है, जिसे सुनते से एंथनी जी खुशी के मारे लड़खड़ा जाते हैं। चैप्टर 185 पार्टी। माइकल चुपचाप कोने में खड़ा है। उसने पूरे 8 महीने में बच्चे का आने का वेट किया। बच्चे दुनिया में आ गया तो उसे समझ नहीं आया तो किस तरह से अपने फीलिंग कैसे बताएं, उसे कैसा महसूस हो रहा है। नर्स लेबर रूम से बेबी को सुमित्रा जी के गोद देने ही वाली होती है तो एंथनी जी नर्स के बेबी को अपने गोद में ले लेते हैं। एंथनी जी को बच्चों वाले जैसी हरकत करता देखना पर खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं। बेबी का फेस देखकर एंथनी जी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बेबी भी अपनी आंखें फाड़कर एंथनी जी को देख रही होती है। एंथनी जी खुश होकर सिद्धार्थ को देखकर बोले, इसकी आंखें सेम टू सेम मेरी नंदिनी जैसी है। सिद्धार्थ एंथनी जी की बात सुनकर स्माइल करते हुए बोले, यस डैड, आपकी नंदिनी वापस आ गई। काव्या माइकल को एक कोने में चुपचाप खड़ा हुआ देखकर सिद्धार्थ जी को देखकर बोली, लगता है डैड आपके लाडले को खुशी नहीं हुई कि हमारे घर में सबसे पहले लड़की आई है। ये सुनते ही सिद्धार्थ गुस्से भरी नजरों से माइकल को देखकर एंथनी जी के हाथ से बेबी को लेकर माइकल के पास जाकर उसके पैर पर पैर मारते हुए बोले, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि तुम्हारी बेटी हुई है। ये सुनकर माइकल अपने ख्यालों से बाहर आकर सवालिया नजर से सिद्धार्थ जी की तरफ देखता है। सिद्धार्थ जी बच्ची को उसके आगे करते हुए अपने गोद में लेने के लिए बोले। ये सुनकर माइकल अपने कांपते हाथों से बच्ची को अपने हाथों में लेता है। माइकल जैसी बेबी को अपने हाथ में लेता है उसके हाथ लड़खड़ा जाते हैं तो सिद्धार्थ जी तुरंत ही सहारा देते हुए बेबी को फिर से अपने हाथ में ले लेते हैं। बेबी टुकुर टुकुर माइकल को ही देखती है। यदि का सिद्धार्थ जी फिर से बेबी को माइकल की गोद में देते हुए बोले, तुझे गोद लेते वक्त भी इसी तरह मेरे हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ जी की बात सुनकर माइकल उन्हें देखता है। इतने में ही नर्स शालिनी को वार्ड में शिफ्ट कर देती है। माइकल बेबी को लेकर शालिनी के बोर्ड में जाता है। बीवी को आराम से बेबी कॉर्ड में सुलाकर सोई शालिनी के माथे को चूमते हुए थैंक यू बोलता है। अगली सुबह जैसे ही सबको ये गुड न्यूज मिलती है, सब एक एक करके बच्चे से और शालिनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। रुबीना 7वां महीना लग चुका था, टीना और सना का 5वां लग चुका था और श्रुति का भी 6ठा महीना चल रहा था। शालिनी और बच्चे की रूटीन चेकअप होने के 2 दिन बाद दोनों को डिस्चार्ज मिल जाता है। इस बीच माइकल शालिनी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा। ये देखकर आंटी सूरी को सुकून मिला और इस सब का वीडियो बनाकर शालिनी की मां को भेज दिया। इसके बाद थॉमस फैमिली में एक अलग ही तरह का जश्न का माहौल होता है। थॉमस फैमिली दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि बहुत सालों बाद सब लोग एक एक करके एंथनी जी को पर दादा बनने की बधाई दे रहे होते हैं। शालिनी अपनी नन्ही परी को इतना प्यार मिलता देख उसे अपने माँ बाप की याद आने लगती है और आंखों नमः हो जाती है। माइकल शालिनी की नमः आंखों देखकर उसके पास आकर देखते हुए पूछा, क्या हुआ। माइकल का सवाल सुनकर शालिनी उसके कंधे पर सर रखकर बोली, काश मम्मी पापा और दादी भी हमारी खुशी में शामिल होती, अपने पहेली नातिन को दुआ देती। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, इतने सालों में अपने मम्मी पापा का गुस्सा भी कम नहीं कर सकी। ये बोलते हुए शालिनी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। माइकल शालिनी को देखकर बोला, अब पता चला प्रिसन्स इतना क्यों रोती है, क्योंकि अपनी रोतलू मां पर ही गई है, जो हर छोटी छोटी सी बात पर रोने लगती है। ये बोलकर माइकल वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाकर उसके पास से जूस का ग्लास लेकर शालिनी को पीने को देकर माइकल वेटर को कुछ इशारा करता है। इशारा समझकर वेटर अपने काम पर लग जाता है।
माइकल शालिनी का कंधा सहलते हुए बोला, डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा। आंसू पहुंचकर शालिनी है मैं सर हिलाती है। सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। एंथनी जी माइकल की बेटी का नाम नंदिनी रखते हैं। माइकल शालिनी इस बात पर कोई भी एतराज नहीं करते हैं। ये देखकर एंथनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंथनी जी माइकल को देखकर थैंक यू बोलते हैं, जिसे सुनकर माइकल हंसते हुए बोला, क्या दादाजी आप मुझे आपकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। एमपी निंदिया सुनकर मुंह बनाते हुए बोले, जितना मुझे तुझे देन तो मैंने तुझे दे दिया, अब फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एंथनी जी आगे बोले, अब मैं सब कुछ अपने नंदिनी को दूंगा। बेबी आंखें बड़ी करके घूर घूर कर देख रही होती है। एंथनी जी की बात सुनकर सिद्धार्थ जी और सुमित्रा जी, मारिया और विशाल हंसने लगते हैं। शालिनी खुशी का माहौल देखकर बहुत खुश होती है। इतने में ही लाइट धीमी हो जाती है और एक फोकस लाइट दरवाजे पर जाकर रुक जाती है। शालिनी और बाकी सब फोकस लाइट पर ध्यान देते तो गेट से कोई अंदर आ रहा था, जिसे देखकर शालिनी के आंसू थमने के नाम नहीं लेते हैं। शालिनी बिना वक्त गवाह लाइट की तरफ जाती है और उन लोगों को गले लगा लेती है। शालिनी की मां इतने सालों बाद अपनी बेटी को गले लगाकर वह भी रो पड़ती है। शालिनी को रोता देखकर उसकी दादी बोली, अभी तो रोने की चीज है, हम तुझसे इतनी दूर से मिलने के लिए आए और तू है कि खुश होने के बजाय रोए जा रही है। ये सुनकर शालिनी मां से अलग होकर तुरंत ही दादी के गले लग जाती है। जैसे ही दादी के गले लगती है, दादी उसकी कमर में चुट्टी काटते हुए बोली, आजकल मोटी हो गई है, थोड़ा वजन कम करना, ऐसा ना हो कि तेरा पति तेरे नीचे दबकर मर जाऊं। दादी की बात सुनकर शालिनी मुंह बनाते हुए बोली, इतने सालों बाद मिले हो, मेरा हाल चाल पूछने के वजह मेरे वजन की ही फिक्र हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पति को कोई तकलीफ नहीं मेरे वजन बढ़ने से, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर मुंह बनाते हुए अपने पापा के पास चली गई, जो चुपचाप खड़े होकर बस उसे देख रही थे। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अचानक सुधीर हाथ जोड़कर शालिनी से माफी मांगती हूँ बोला, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत और इच्छा को अहमियत ना देकर शादी करने पर मजबूर किया, जिससे तुम अपने घर को छोड़कर इतने साल हम सबसे दूर रहना पड़ा। ये सुनते ही शालिनी रोते हुए सुधीर जी के गले लग गई। ये सब देखकर आंटी सूरी माइकल को थैंक यू बोलती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो सुधीर जी और सुनीता को मनाने के लिए कोलकाता गई तो वह नहीं माने। उसके बाद माइकल ने सूरी से वादा किया कि वो इन लोगों को मनाकर फंक्शन में लेकर जरूर आएगा। शालिनी के मोम डैड और दादी के आने से महफिल और भी खुशनुमा हो गई। सभी बहुत एंजॉय किए, सभी को एक खिलौना मिल गया हो। धीरे धीरे सबकी लाइफ बिल्कुल ही साइट पर चलने लगी। सबने बैठकर दे शादी की डेट फिक्स करें। 1 महीने बाद काव्या, रोनी, विशाल, मारिया और माइकल, शालिनी, रागिनी और रियान की शादी तय हुई है। सारे लोग शादी की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तैयारी करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला और शादी का दिन भी नजदीक आ गया। शादी से 2 दिन पहले माइकल ने सबको बैचलर्स पार्टी की, जिसमें सारे लोग रोनी, विशाल और रियान की बैचलर लाइफ एंड होने की खुशी मना रहे होते हैं। क्लब में सारे लोग एंजॉय कर रहे होते। विशाल चुपचाप एक साइड में बैठकर अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है। तभी रिचर्ड उसके जाकर उसके पास बैठते हुए बोला, डॉक्टर विशाल, अगर आप चाहो तो मैं आपकी फैमिली ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर विशाल स्माइल करते हुए बोला, क्यों मिस्टर विलियम्स, आज इतनी मेहरबानी मुझ पर क्यों? विशाल के सवाल रिचर्ड कोई भी जवाब नहीं देता है। Chapter 186 with lots of love happy ending। Hello everyone, thank you so much मेरी यह स्टोरी को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। ये पॉकेट एफएम प्लेटफॉर्म पर मेरी पहली स्टोरी है और मेरी करियर की और मेरे सपनों की ही पहली स्टोरी है, जो मैंने बहुत सालों से देखी थी पर कभी पूरी होगी उसकी कोई गारंटी नहीं थी। पर पॉकेट एफएम ने मुझे यह मौका दिया, इसके लिए मैं उस प्लेटफॉर्म की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मेरी यह स्टोरी नहीं पर मिस हो रही है, पर मैंने लिखना नहीं छोड़ा है। मेरी और 2 स्टोरी पॉकेट एफएम पर ऑन एयर है, सो प्लीज आप लोग उसे भी इसी तरह प्यार दे और अच्छी स्टोरी लिख सकूं, इसके लिए बहुत सारी मोटिवेशंस दे। दोनों थोड़ी देर इसी तरह चुपचाप बैठे रहते हैं। अचानक विशाल बिया की सीप लेते हुए बोला, आपको क्या लगता है मिस्टर विलियम्स, क्या मैंने अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी, वह भी इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हुए? कुछ चीजें सबके सामने ना आए तो ही ज्यादा बेहतर होता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जिंदगी का सच मेरे और मारिया के आने वाली जिंदगी के आड़े आए। विशाल आकर बोला, नाजायज औलाद से अनाथ के कहलाना ज्यादा बेहतर है।
विशाल की बात सुनकर रिचर्ड स्माइल करके बोला, मिस्टर खन्ना, मैं आपकी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। सारे लोग आधी रात तक पार्टी करने के बाद सारे लोग क्लब के प्राइवेट एरिया में जाकर रेस्ट करने के लिए चले गए। दूसरी तरफ सारी गर्ल्स भी विलियम्स विला में एंजॉय करने के लिए हाजिर हुई थी। सबने मोल्डिंग, पिज्जा, बर्गर मन भर खाया और थोड़ा थोड़ा डांस करके बहुत सारा एंजॉय करो और थक हार कर वही सो गए। अगले दिन बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई थी। आज एक नहीं बल्कि चार शादियां होने वाली थी। अरे बॉयज अपना बेस्ट देने के लिए रेडी और सारी अपना बेस्ट देखने के लिए बहुत ही मेहनत से तैयार हो रही थी। रोनी एक्साइटमेंट का तो कोई हद ही नहीं था। उसका बस ना चले कि वो अभी जाके काव्या से शादी कर ले। उसे तो शाम का इंतजार ही नहीं हो रहा। सिर्फ उसका दिल ही जानता है कि वो किस तरह खुद को रोक के रखा हुआ है। शाम के टाइम मुंबई का सबसे बड़ा चर्च बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तारे जमीन पर आओ गए हो। चारों फैमिली के सारे मेंबर और गेस्ट ऑलरेडी चर्च में आ चुके थे। पांचों दूल्हे भी नजरें टिकाए बस चर्च के गेट को देख रहे होते हैं और अपनी दुल्हनिया का आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक साथ 5 गाड़ियां चर्च के गेट पर आकर रुकती हैं। एक एक करके बॉडीगार्ड सारी गाड़ियों के दरवाजे खोलते हैं और सबसे दुल्हन उतरती है। पांचों दुल्हन अपनी फैमिली के साथ धीरे धीरे चर्च के अंदर आती है। दुल्हन को देखने के बाद सारे बॉयज सांस लेना भूल जाते हैं। बस एक टक उन्हें ही देखते रहते हैं। रोनी को नार्थ चढ़ते हुए बोली, देवर जी सांस ले लो, ऐसा ना हो कि शादी होने की वजह कुछ और हो जाए। नॉर्थ की बात सुनकर सारे बॉयज शर्मा जाते हैं। काव्या रोनी के सामने, शालिनी माइकल के सामने, मारिया विशाल के सामने और रागिनी रियान के सामने खड़ी होती है। उसके बाद फादर रीति रिवाज समझाते हुए मंत्र पढ़ते हैं और सब एक साथ आई डू बोलते हैं। क्या सुनते ही पूरे चर्च में तालियों की आवाज गूंजने लगती है और उन सब पर फ्लावर की बरसात होने लगती है। शादी मुकम्मल होने के बाद सब कुछ शैंपेन और गिफ्ट बांटे जाते हैं और बहुत सारे फोटो खिंचवाने के बाद सब खकर अपने अपने घर जाने लगते हैं। सारे कपल्स बहुत ही खुश होते हैं अपने शादीशुदा लाइफ में। अपनी लाइफ में होने वाले छोटे छोटे ऊंच नीच को हैंडल करते हुए अपनी लाइफ बहुत अच्छी से गुजार रहे थे। इसी बीच रुबीना को फिर से एक बेटी और बेटे को जन्म देती है। श्रुति एक और बेटे को जन्म देती है। इनके 2 महीने बाद सना और टीना भी 2 बेटियों को जन्म देती है, जिससे डिमेलो फैमिली में अलग ही तरह की खुशी की लहर दौड़ जाती है। रिचर्ड रुबीना की लाइफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजर रही होती है, पर अचानक रिचर्ड काम से के सिलसिले से बहुत ही ज्यादा लेट और कम घर आने लगा था, जिससे रुबीना को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। रिचर्ड उसके सोने के बाद घर आता और उसके उठने से पहले घर से निकल भी जीत जाता, जिससे ना तो वह रिचर्ड से सही से बात कर पा रही थी और ना ही उसको टाइम दे पा रही थी और ना ही रिचर्ड से अपना टाइम मांग पा रही थी। ये सिलसिला कंटिन्यू 1 महीना चला, जिससे रुबीना आकर उसने फैसला किया क्या वो उसका ऑफिस ही जाकर उससे बात करेगी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इतना परेशान कर रही है। यदि ना बच्चों को कावेरी जी को संभालने के लिए देखकर रिचर्ड क्यों ऑफिस निकल जाती है। रुबीना जैसे ही विलियम शीला के लिए निकलती है, बॉडीगार्ड तुरंत ही राघव के बॉडीगार्ड को मैसेज करता है कि मैडम घर से निकल चुकी है। जब रुबीना रिचर्ड के ऑफिस पहुंचे तो उसे पता चलता है कि रिचर्ड तो बहुत दिनों से ऑफिस आया ही नहीं है, जिसे सुनकर उसे बहुत अटपटा लगता है। तो वह राघव को कॉल करती है, पर राघव भी कॉल रिसीव नहीं करता है तो टेंशन में आ जाती है। रुबीना खुद को शांत करते हुए माइकल को कॉल लगाती है तो उसे पता चलता है कि रिचर्ड अभी द मून नाइट क्लब में कोई मीटिंग अटेंड कर रहा है, जिसे सुनकर वह तुरंत ही एड्रेस व्हाट्सएप करने के लिए बोलती है और द मून लाइट क्लब के लिए निकल जाती है। करीबन 2 घंटे ड्राइव करने के बाद रुबीना द मूनलाइट क्लब पहुंचती है। जम्मू क्लब के अंदर जाती है तो क्लब बिल्कुल सुनसान होता है, वहां पर कोई भी नहीं होता है। क्या देखकर उससे बहुत अजीब लगता है तो वह वहां से गुजर रहे वेटर को रोककर पूछती है कि यहाँ कोई मीटिंग हो रही है या। सुनकर वेटर नामे सर हिलाता हुआ बोला, सॉरी मेंबर, आज पूरा क्लब बुक है, यहाँ पर कोई भी मीटिंग या फिर आज पार्टी नहीं होगी। ये सुनकर रुबीना बेटा से पूछती है, तो तुम्हें पता है कि आज क्या होने वाला है और क्यों ये पूरा क्लब बुक है। बेटा बोला, हम सॉरी मैम, हम क्लब की इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं। वहां से चला जाता है। रुबीना फिर से माइकल को कॉल लगाती है, प्लीज 1। माइकल कॉल नहीं उठाता है, जिससे फॉस्फेट होकर रुबीना कल के चारों तरफ नजर घुमा कर भी रिचर्ड को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता है। सभी उसे किसी की आवाज आती है, वह आवाज को फॉलो करते हुए उस दिशा में चली जाती है। रुबीना जैसे जैसे उस दिशा में जाती है उसे बहुत अजीब सा फील होता है।
रूबीना हिम्मत जुटाने के लिए मुट्ठी को कस के बनती है, उस दरवाजे के पार चली जाती है। रूबीना जैसे उस दरवाजे के पास जाती है, नजारा देखकर चौंक जाती है। बहुत बड़ा गार्डन की एक एक एरिया बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ। गार्डन में जो जो फूल लगे सारे फूल उसके, फिर भी जिस देखकर वो थोड़ा चौंक जाती है, अचानक से अपने ऊपर से हेलीकॉप्टर जाने की आवाज सुनाई देती है तो वह अपना सर उठाकर देखती है। हेलीकॉप्टर एग्जिट उसके सामने आकर रुकता है और उसमें से रिचर्ड मरून कलर का टैक्सीडो मैंने बहुत ही स्टाइल से हेलीकॉप्टर से उतरता है और उसके सामने आकर उससे गुलाबों का बुके देता हुए घुटनों पर बैठते हुए बोला, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए और मेरी जिंदगी के हर मुश्किल में मेरे साथ बेस्ट सपोर्ट बनकर खड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में इतनी सारे खुशी के लम्हे लाने के लिए। ये बोलने के बाद रिचर्ड पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर रूबीना के सामने खोलते हुए बोला, क्या तुम मुझसे एक और बार शादी करके अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी मिसेस विलियम्स? रिचर्ड के मुंह से ये सब सुनकर रूबीना बिना कोई भाव व्यक्त करे बस चुपचाप उसे ही देखते जाती है। तभी उसके कान में आवाज आती है, से यस मामा, से यह मामा, से यह मामा। तीन प्यारी आवाज सुनकर रूबीना पलट कर देती है तो पीछे पूरी फैमिली खड़ी होती है जो एक ही बात बोल रही हो, से यस। रूबीना फिर से पलट के रिचर्ड को देखती है और हाँ में सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। वह भी ना का जवाब सुनकर रिचर्ड खड़ा होकर उसे गोद में उठाकर 360 डिग्री घुमाकर होठों पर किस कर लेता है। उसके बाद रिचा ताली बजाकर कुछ लोगों को बुलाता है, वो देखना को रेडी करने के लिए लेकर जाते हैं। करीबन आधे घंटे इंतजार करने के बाद रूबीना एक बहुत ही खूबसूरत व्हाइट कलर की चिकनकारी गाउन पहनकर बाहर आती है। हमें लाल गुलाब और उसका फेस व्हाइट कलर के चिकनकारी वेल से ढका हुआ होता है। रिचर्ड बेसब्रे की तरह उसका स्टेज पर वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो रूबीना को देखता है उसकी सांसें थम जाती है, उससे रहा नहीं जाता है तो वह स्टेज से उतरकर खुद ही रूबीना को लेने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर जॉनसन फैमिली, विलियम्स फैमिली और बाकी सारे लोग हंस देते हैं। रिचर्ड को इतना उतावला होता देख रूबीना शर्म आ जाती है। रिचर्ड उसके पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे स्टेज पर लेकर जाता है। फादर के सामने खड़े होकर दोनों फादर के सामने जाकर खड़े होते हैं। फादर शादी का मंत्र पढ़कर दोनों मंजूर है कि नहीं पूछता है। पहले रिचर्ड यस आई डू बोलता है, उसके बाद रूबीना जी यस आई डू बोलती है। पादरी दोनों पर पवित्र जल छिड़ककर शादी होने की मुबारकबाद देते हुए वहां पर से हट जाते हैं। रवीना का घूंघट उठाकर उसे बहुत ही प्यार से देखता है और बहुत ही सॉफ्टली उसके होठों पर किस करके उसे गले लगाते हुए उसके कान में थैंक यू बोलता है। ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करें और आगे जो स्टोरी कंप्लीट करानी हो कमेंट करें। थैंक्स।